कोट्स बी स्पर्श पाठ्य पुस्तक से लिया गया पाठ है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो लेखक प्रहलाद अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। पाठ के सार के लिए इस पाठ की पार्ट 1 की वीडियो देखिए। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, अभी यहाँ पे राजकुमार के बारे में बताया गया है कि संगम पिक्चर की अद्भुत सफलता, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म चली थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। उस पिक्चर के बाद जिसमें राज कपूर ने यहाँ पे जो है किरदार निभाया था, इस पिक्चर के बाद जो है क्या हुआ कि उन्होंने अगली और 4 पिक्चरें जो आने वाली हैं जिसमें वे काम कर रहे हैं वो बना रहे थे, मतलब चल ही रही थी अभी मूवीज, तो उन्होंने घोषणा पहले ही कर दी क्योंकि संगम पिक्चर की तो पहले ही हिट हो चुकी है। अब आगे आने वाली पिक्चरें थी मेरा नाम जोकर है, आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा चली थी ये पिक्चर, आज भी लोग देखते हैं इसको। अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम और मेरा नाम जोकर है आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि राजकुमार जो है वो कितने सफल रहे हैं, एक अच्छे कलाकार रहे हैं। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उनसे भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। अर्थात जब 1965 में इस पिक्चर को बनाना शुरू किया गया तो क्या हुआ था कि पिक्चर का जो सिर्फ केवल एक भाग था, ठीक है, मेरा नाम जोकर है, अगर आप पिक्चर देखो तो आपको पता चलेगा कि इतना वर्ष लगने का कारण क्या था। ठीक है, अब इसमें जो है केवल एक भाग करने में उनको कितने वर्ष लग गए? पूरे 6 वर्ष लग गए। ठीक है, अर्थात किसी भी काम को शुरू करने से पूर्व हम नहीं अनुमान लगा सकते हैं, पर बहुत जल्दी खत्म हो जाना और बहुत देर से खत्म हो जाना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। एक अनुमान हम ठीक ठाक सा लगा लेते कि लगभग 1 साल में 1.5 साल में पिक्चर खत्म हो जाएगी, पूरी पिक्चर, पर यहाँ क्या हुआ कि केवल उस पिक्चर का एक भाग बनाने में ही इनको 6 वर्ष लग गए। इन 6 वर्षों के अंतराल, इन 6 वर्षों में, ठीक है, ये जो 6 वर्ष थे जिस बीच में मेरा नाम जोकर है बन रही थी, उसी समय राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई। अभिनीत अर्थात ऐसी कई सारी पिक्चरें थी जिसमें राज कपूर ने अपना किरदार निभाया था। वे वही एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में कार्य करा, जबकि मेरा नाम जोकर उन्होंने पहले शुरू करी थी, वो पिक्चर वहीं की वहीं रही, अर्थात वो धीरे धीरे आगे बढ़ी थी, परंतु अन्य और पिक्चरें भी वे बना के कर चुके थे। ठीक है, और प्रदर्शित भी हो चुकी थी, वो पिक्चरें लग भी चुकी थी सिनेमा में, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र ने तीसरी कसम भी शामिल है। अर्थात इसी समय की बात है कि जब मेरा नाम जोकर है बन ही रही थी, उसी समय तीसरी कसम भी बनके तैयार हो चुकी थी, जो कब की बात है? 1966 की। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। सर्वोत्कृष्ट भूमिका अर्थात इस पिक्चर के माध्यम से क्या बताया जाता है कि उन्होंने सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छी जो भूमिका निभाई गई है वो सारी पिक्चरों में सबसे ज़्यादा अच्छी तीसरी कसम में मानी गई है, जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी तरह सार्थकता से उतारा। ठीक है, अब तीसरी कसम की कहानी को साहित्य में स्थान दिया गया, अब इसी को जो है फिल्म में उतारा गया। मार्मिक कृति अर्थात मन को छू जाने वाली रचना। तो इस सेल्यूलाइट का क्या अर्थ होगा कि बड़े सिनेमा पे पर्दे पर उसको चलाना या चलचित्र। ठीक है, तो यहाँ पे इस तीसरी कसम जो एक साहित्य था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, एक पिक्चर के रूप में जो है दर्शकों के सामने रखा और बड़ी ही सार्थकता अर्थात कि भाई हमने बताया था ना जैसे कि प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, ठीक है,
प्रॉफिट के लिए जब काम किया जाता है तो हम कई बार क्या करते हैं, उस काम को सत्य से हटा देते हैं कि लोगों को पसंद आना चाहिए, पर चाहे वो भले ही झूठ क्यों ना हो, मनगढ़ंत कहानियां क्यों ना हो, बिना किसी काम की क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो है ये सार्थकता ही यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई गई, बिल्कुल की सादगी से, बिना किसी फायदे की ओर देखते हुए इस पिक्चर को बनाया गया। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है, अर्थात पहली और अंतिम फिल्म है। ऐसा नहीं है कि आगे उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया, पर तीसरी फिल्म जो है शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, मतलब सोचो कि इस एक अकेली पिक्चर ने कितना कुछ हासिल कर लिया था। देखो कलाकारों के बारे में पहले ही बता दिया गया, मैंने बताया कि ये पिक्चर अन्य पिक्चरों से अलग कैसी है, ठीक है। और जो शैलेंद्र थे उन्होंने किस तरीके से इस पिक्चर को बनाया, जो उनकी चाहत थी वो उन्होंने पूरी की पूरी की। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, वो ना पैसे के पीछे भागे ना लोगों के पीछे, जितनी बातें बनाई उन्होंने सबके ऊपर क्या किया, बस पिक्चर बन के निकलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पिक्चरों को ही जनता को ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तीसरी कसम को क्या मिला, राष्ट्रीय स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई, ठीक है। अर्थात इतने सारे मेडल तो इसको मिल ही गए, ठीक है, सम्मानित किया गया इस पिक्चर को। साथ ही साथ क्या हुआ, इसमें जो कलात्मकता थी, अर्थात कला को प्रदर्शित की जिस तरीके से किया गया, कहानी को प्रदर्शित करना, अभिनय करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही थी हर जगह पर। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है, अर्थात इस पिक्चर के अंदर शैलेंद्र की संवेदनशीलता अर्थात भावनाओं को किस तरीके से बड़ी सादगी से प्रस्तुत किया गया है, तो वो बड़ी शिद्दत से ही यहाँ पर इस पिक्चर में मौजूद थी। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय से ही बना सकता है, जिसे सच्चा कवि हृदय से ही बना सकता है, अर्थात जो लालची ना हो, जो केवल ये ना सोचे। देखो कई बार क्या होता है कि लोगों को या दर्शकों को समझ नहीं होती है, वो केवल मनोरंजन के पीछे भागते हैं कि भाई पैसा वसूल पिक्चर होनी चाहिए, चाहे वो आपको कोई सीख ना दे। तो यहाँ पे कवि हृदय, सच्चा कवि हृदय यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि एक कवि, एक कलाकार की क्या भूमिका होनी चाहिए कि जनता को सत्य से मिलाए, जनता के उद्धार का काम करे, लोक कल्याण की बात करें। तो ऐसी पिक्चरों को स्थान मिलना चाहिए, ना कि हवाबाजी वाली पिक्चरों को, छिछोरेपन जैसी पिक्चरों को, ठीक है, जो केवल कुछ पल का तो सुख प्रदान करे पर आपको ज्ञान कुछ भी ना दे, आपके फायदा नहीं करी तो वो आपका नुकसान भी नहीं करे। तो यहाँ पे जो शैलेंद्र थे वो क्या चाहते थे कि जनता का भला होना चाहिए, लोक कल्याण से संबंधित पिक्चरें बननी चाहिए, ऐसी पिक्चरें बने जिसमें जो है सामाजिक समस्याओं को दिखाया जा सके और उस पिक्चर के द्वारा हम उसका निवारण भी जनता तक पहुंचाएं, ठीक है। तो इसीलिए जब उन्होंने शैलेंद्र ने तीसरी कसम पिक्चर के अंदर इन सारी स्थितियों को दर्शाया, ऐसी पिक्चरों में, ऐसे साहित्यों में, तब जो है तभी यहाँ पर जो है लेखक कौन है यहाँ पे, हमारे प्रहलाद अग्रवाल। तो प्रहलाद अग्रवाल ने कहा कि ऐसी ही जो है सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। जो ये पिक्चर है तीसरी कसम जैसी पिक्चर है, एक सच्चा प्रेमी, देशभक्ति जिसके अंदर होगी, वही व्यक्ति जो है जो देश के उद्धार के बारे में सोचेगा, वही एक सच्चा व्यक्ति जो होगा ना, वही इस तरीके की पिक्चर बना सकता है। बाकी सारे तो लालची हैं और स्वार्थी हैं। तो सीधा उनके कहने का ये मतलब है कि शैलेंद्र द्वारा जो पिक्चर बनाई गई है उससे ज़्यादा अच्छी पिक्चर कोई नहीं है, वो बिना किसी लालच के बनाई गई थी। और उस लालच में जहाँ पे हमने पैसे को प्रॉफिट ना देकर, जबकि कोई भी कार्य किया जा रहा है तो पैसे के लालच में ही तो किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे वो लालच था ही नहीं, ठीक है। शैलेंद्र ने राजकुमार की भावनाओं को शब्द दिए, अर्थात राजकुमार की भावनाएं। यहाँ पे राजकुमार कौन है, राजकुमार एक पात्र था, वो क्या था, हीरामन। इस पिक्चर में राजकुमार ने हीरामन का जो है भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे शैलेंद्र ने राजकुमार की भावनाओं को शब्द दिए, तो हीरामन के जो भाव थे उस पिक्चर के अंदर, उनको शैलेंद्र ने शब्द दिए, ठीक है। शब्दों के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। जैसे मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ आपको, तो आपको मेरे स्वभाव के बारे में पता चलेगा, ठीक है।
तो ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, कोई अच्छी बात बोल रहा है, कोई बहुत अच्छी बात बोल रहा है, कोई बहुत बुरी बात बोल रहा है, आपको चुभ रही है, तो ऐसे ही आप अंदाजा लगाते हैं ना उसको समझने का। तो वही यहाँ पर है कि हीरामन के जो शब्द शैलेंद्र ने जो हीरामन को जो डायलॉग्स दिए थे, वही जो है वो उसकी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। मतलब मेरे भाव जो है वो मेरी बोली से ही तो आपको पता चल रहे हैं। तो हीरामन के भाव भी जो है वो कैसे पता चल रहे थे, उसके डायलॉग से। और उसको डायलॉग किसने दिए थे? शैलेंद्र ने। राजकुमार ने अपने अन्य सहयोगियों की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी परिश्रमिक को की अपेक्षा किए बगैर। ठीक है, अर्थात राजकुमार ने अपने अन्य सहयोगियों की फिल्मों में, ठीक है, अर्थात देखो राजकुमार है, एक स्टार बन चुका है वो, ठीक है, अभी तक। हालांकि तीसरी कसम पिक्चर से पहले भी वो स्टार ही थे। तो यहाँ पे ये बताया गया राज कपूर के बारे में कि अन्य सहयोगियों के साथ, मतलब अन्य भी जो कलाकार थे उनके साथ इन्होंने काम किया, परंतु बिल्कुल ही तन्मयता से। ठीक है, अर्थात उन्होंने जो है बिल्कुल ही लगन लगाकर, बिल्कुल ही लीन होकर उस कार्य को किया। कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं स्टार बन चुका हूँ, ठीक है, मेरे काम में कुछ ऊंचता नीचता आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको जिस तरीके से अपने कार्य को करना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अपने कार्य को किया, बिना किसी अन्य लोग जो उनके साथ काम करते थे उनकी अपेक्षा नहीं करी, परिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। अर्थात कि मेरे को कितना मेहनताना मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि कई बार आजकल के हम लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं कि भाई अगर मेरे को मजदूरी 700 रुपये दिन की दिहाड़ी अगर मिलती है तो मैं इतना ही काम करूँगा। कई बार क्या होता है, हम नौकरियों में लगे होते हैं और हमें लगता है कि हम जो है हमें जितना सैलरी मिल रहा है हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम इतनी सैलरी मिल रही है तो हम इतना ही काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ है, ये काम के प्रति हमारी ईमानदारी नहीं है ये। परंतु यहाँ पे राज कपूर के बारे में क्या बताया, वो ये नहीं सोचते कि मुझे इस पिक्चर में कम पैसे मिलेंगे, वो उतने ही लीन होकर उतनी ही अच्छे से, जितना अच्छा वो कर सकते हैं उतना अच्छा उन्होंने किया, जी जान लगाया मतलब अपने काम में। वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं तो मैं कम अच्छा काम करूँ। ठीक है, शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़ी उत्सुकता पूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। ठीक है, सबसे पहले जो स्क्रिप्ट होती है वो सुनाई जाती है ना हीरो हीरोइनों को कि आप जो है ये पिक्चर करेंगे, यानी पहले स्टोरी समझते हैं, फिर उसके बाद जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी जैसे ही उनको सुनाई गई, राजकुमार को शैलेंद्र ने जैसे ही वो कहानी सुनाई पिक्चर की, तो जो है राजकुमार को वो पिक्चर को सुनकर ही वो बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने जो है स्वीकार किया कि ठीक है मैं इस पिक्चर में काम करता हूँ। पर साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि पर तुरंत गंभीरता पूर्वक बोले, ठीक है, बड़े ही सीरियस होकर वो बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। ठीक है, अर्थात पारिश्रमिक क्या है, पैसे। मैं जो इस काम के लिए आपसे पैसे लूंगा ना, वो मुझे सब कुछ एडवांस में दिए। और ये किस तरीके से उन्होंने बोला, गंभीर होकर बोला। अगर कोई भी गंभीर होकर, मतलब सीरियस होकर अगर कोई भी बात आप कर रहे हो तो सामने वाला थोड़ा तो घबरा ही जाएगा ना कि ये अचानक से सीरियस कैसे हो गया। ठीक है, जबकि शैलेंद्र और राजकुमार जो है वो पहले से ही मित्र थे। ठीक है, और मित्र से ही एक मित्र दूसरे मित्र के पास अपनी पिक्चर में काम करवाने के लिए आया है कि भाई मेरे पिक्चर में आप काम करो, और वो क्या है, वो एकदम से आपसे पैसे मांग ले तो आप एकदम से घबरा जाओगे कि अरे ये दोस्ती का मेरे को ऐसा सिला दे रहा है। तो शैलेंद्र ने ऐसी उम्मीद नहीं थी। शैलेंद्र कहते हैं कि मुझे ऐसी तो उम्मीद नहीं थी भाई अपने दोस्त से कि राजकुमार जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे, कि मतलब पहले ही पैसे मांग रहा है। ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया कि शैलेंद्र उनको पैसे नहीं देने वाले थे पिक्चर के, परंतु अचानक पिक्चर अभी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो कहानी सुनाई है, उन्होंने पैसे कैसे मांग लिए। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अर्थात जैसे ये बात हुई तो राजकुमार ने जैसे ही कहा कि भाई मेरे को पैसे दो एडवांस में, शैलेंद्र एकदम से उनका मुंह मुरझा गया कि भाई मेरी दोस्ती का मेरे को ये सिला दे रहा है तू एकदम से। तो फिर राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक। ठीक है, अर्थात उसका मेहनताना कितना उसने मांगा, 1 रुपया निकाला, पूरा एडवांस। ठीक है, पूरा एडवांस उन्होंने बोला। अर्थात ये दोनों के बीच एक हंसी मजाक चल रहा था कि हमने जो है अपने दोस्त को, मतलब राजकुमार ने जो है अपने दोस्त को एक पल के लिए एकदम से सीरियस कर दिया और फिर उसका उतरा हुआ चेहरा देख के उसको मनाने लगे कि चल 1 रुपया निकाल मेरा एडवांस। ठीक है, मेरा पूरा परिश्रमिक, मेरी जो मेहनताना है वो 1 रुपया है। शैलेंद्र राजकुमार की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे। ठीक है, अर्थात हमें कई बार अपने दोस्तों के बारे में पता होता है कि वो इस तरीके के मस्तीखोर होते हैं, परंतु कई बार हम उनके आड़े आ ही जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे शैलेंद्र के साथ भी हुआ था कि उनको पता तो था कि इस तरीके की मस्ती करता है, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं।
मतलब जब कोई निर्माता होता है, ठीक है, जब कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो उनकी सूझबूझ भी धरी की धरी रह जाती है जब इस तरीके से बातों में कोई घुमा लेता है। फिर शैलेंद्र तो फिल्म के निर्माता बनने के लिए सर्वथा योग्य थे। राजकुमार ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से अवगाह किया। देखो अभी वो क्या कर रहे थे, स्टोरी बताई उन्होंने कि भाई ये कहानी है। कहानी सुनकर जो है राजकुमार ने हाँ कर दी। अब पक्का कर दिया राजकुमार ने कि भाई मैं इस पिक्चर में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर क्या होता है, शैलेंद्र अब बताते हैं कि इस पिक्चर में कुछ कमियां भी हैं, ये पिक्चर फ्लॉप भी हो सकती है। असफलता होना अर्थात पिक्चर का फ्लॉप हो जाना। तो इस तरह के जो खतरे थे उससे जो है शैलेंद्र जो है राजकुमार को अवगत कराते हैं, बताते हैं, उनको पहले ही आगाह कर देते हैं, पहले ही उनको चेतावनी दे दी कि इसकी असफलता के खतरे भी हैं। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तो यहाँ पे शैलेंद्र के लिए बताया गया है कि भाई उनको पता था कि इस पिक्चर में खतरा है। अब खतरे का कारण क्या है, यही खतरे का हमारा कारण है क्या कि जो हमारे शैलेंद्र जी थे वो क्या थे, वो एक भावुक कवि थे, ठीक है, जो भावनाओं में लीन रहते थे और भावुक ही पिक्चरों को बनाना, भावुक गीतों को लिखा, कहानी को लिखना, यही उनका काम था। जिनका इंटरेस्ट किस में नहीं था, अपार संपत्ति और यश में, इन चीजों में उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जबकि अगर कोई निर्माता है, ठीक है, अगर कोई भी पिक्चर बना रहा है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। पर यहाँ पे शैलेंद्र जी ऐसे कवि नहीं थे। उनको क्या था कि व्यक्ति के जो भाव होते हैं उसको किसी तरीके से मेरे को जनता तक पहुंचाना है, जनता को जागरूक करना है, ठीक है, जनता को भावों को समझने की समझ देनी है। तो इस तरह के ये हुआ करते थे। तो अब ये तो उनकी कामना नहीं है कि मेरे को सिर्फ पैसे ही कमाना है, जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। अब उन्हें क्या था, आत्मसंतुष्टि की अभिलाषा थी। उनको क्या चाहिए था, आत्मसंतुष्टि। अब आत्मसंतुष्टि क्या है कि भाई मैंने काम किया और मेरे को तसल्ली मिल गई। कुछ लोग क्या करते हैं, अब ये अन्य निर्माताओं की अगर हम बात करें, ये अन्य निर्माता किस तरीके के होते हैं, पैसा कमा लिया, इनको संतुष्टि मिल गई और कमाने की लालसा लगी रहती है। तो ये कितनी देर के लिए संतुष्ट होंगे, पल भर के लिए हुए, दूध के उबाल जैसे संतुष्टि मिली और फिर भाग चले पैसा कमाने के लिए। परंतु शैलेंद्र जी कैसे थे, शैलेंद्र जी को क्या था, मेरे को आत्मसंतुष्टि चाहिए, मेरे को इस तरीके की भावुक और संवेदनाओं से भरी हुई चीज़ें, मर्मता से भरी हुई जो है पिक्चरें बनानी थी या उनको गीत लिखने थे, ठीक है। तो उनको जो है, जो उनके मन में ठान लिया है, ठीक है, वो अपने मन से चलते थे, जो उनके मन में है कि भाई मैं ऐसे काम करूँगा, मैं पैसे के पीछे तो नहीं भागने वाला, ठीक है। तो मेरे को ऐसी अगर पिक्चर बनानी है तो क्या करना है, मेरे को इसके अंदर आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए। उस आत्मसंतुष्टि के लिए वो ज़्यादा लालची थे, ना कि संपत्ति और यश के लिए। उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़रूरी था, ना कि धन दौलत कमाना। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्में क्यों ना रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि देखो, तीसरी कसम, कोई भी पिक्चर जब बन रही है हम नहीं कह सकते कि कितनी सक्सेसफुल होगी, हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये तो इतनी चल जाएगी या ये इतनी पिट जाएगी। तो यहाँ पे जो है, जो शैलेंद्र जी थे, निर्माता रहे हैं इसके, उन्होंने क्या सोचा था कि फिल्म जो है कहीं ना कहीं खतरे में तो है, ये फ्लॉप हो सकती है, ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आ सकती। तो यहीं पे अब तो हम तीसरी कसम आज के टाइम की तो नहीं है ना, बहुत पुरानी, आज हमें पता है कि बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। तो अब बताते हैं लेखक कि भाई तीसरी कसम बहुत महान फिल्म रही है, बहुत प्रसिद्ध रही है, परंतु एक दुखद सत्य है इस फिल्म के पीछे का, और वो क्या है, इसे प्रदर्शित करने के लिए बामुश्किल वितरक मिले, ठीक है, बामुश्किल अर्थात बहुत मुश्किल से, वितरक अर्थात बेचने वाले मिले। क्यों, खरीदने वाले जो हैं इस पिक्चर को, जैसे ये पिक्चर जो बना दी गई है, अब इसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास पैसा यहाँ पे कोई भी इस पिक्चर में नहीं लगा रहा था। क्यों, क्योंकि सबको पता था कि ये प्रॉफिट नहीं देगी, ये पिक्चर, ऐसी पिक्चर जनता को पसंद नहीं आएगी, और ऐसी पिक्चर जो जनता को ना पसंद आए उसमें हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम इसमें पैसा क्यों लगाएं। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में, ठीक है, अब देखो इसकी अच्छे और प्लस पॉइंट क्या है कि देखो हमें पता है राजकुमार, ठीक है, हमारे पास हीरो तैयार था, हमारे पास स्टोरी तैयार थी।
दोनों को पता था पिक्चर फ्लॉप हो सकती है, फिर भी इस पिक्चर को बनाया गया। पिक्चर बनने के बाद क्या हुआ कि इसको कोई फाइनेंस नहीं कर रहा, ठीक है। तो तब क्या होता है कि अब हमें फाइनेंस नहीं हो रहा है, जबकि इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी थी, और वो अच्छी बातें क्या हैं? तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी एक स्टार थे उस समय के, और वहीदा रहमान भी जो है स्टार रही हैं। इतने अच्छे हिट स्टार अगर हम लोग दे देते हैं हीरो हीरोइन, तो क्यों पिक्चर फ्लॉप होगी? लोग हीरो हीरोइन को देखने के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी निर्माता जो है, जो पैसा लगाना इस मूवी के अंदर कोई भी नहीं चाह रहा था। उसके बाद क्या है, ये तो हमने अभिनेताओं की बात करी। अब शंकर जयकिशन संगीतकार भी थे, ठीक है। इसमें संगीत देने वाले जयशंकर किशन भी थे। अब शंकर जयकिशन ये क्या थे? ये भी उस समय के बहुत बड़े स्टार रहे थे, संगीतकार, जो इनका संगीत सुनकर लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, तो ये भी बहुत लोकप्रिय थे। अब ये 3 स्टार तो ऑलरेडी थे यहाँ पर, फिर भी इस पिक्चर में कोई पैसा लगा के तैयार नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि अंततः इस पिक्चर को एक व्यक्ति द्वारा खरीदा गया, पर उसमें भी क्या कहते हैं कि जिनकी लोकप्रियता इन दिनों 7वें आसमान पे थी, अर्थात इन तीनों की बात करें, राज कपूर, वहीदा रहमान और शंकर जयकिशन, ये तीनों जो है पहले से ही 7वें आसमान पर थे, ठीक है। और इनके गीत भी फिल्मों में प्रदर्शन से पूर्व बेहद लोकप्रिय हुए, अर्थात फिल्म आई नहीं है, गाने पहले आ जाते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। तो गाने पहले आ गए तो क्या हुआ, वो पहले ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, गानों ने पहले ही प्रचलन बना लिया कि गाने तो सुपर हिट हो चुके हैं। इसके बावजूद भी फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था, इस फिल्म को कोई नहीं खरीद रहा था। मतलब इतनी सारे प्लस पॉइंट है हमारे पास, सिर्फ एक माइनस पॉइंट है, वो क्या? प्रॉफिट, वो नहीं हो रहा था। इसलिए क्या हुआ, दरअसल इस फिल्म की संवेदना, ठीक है, इसीलिए केवल इसको कोई खरीद नहीं रहा था। इस फिल्म की संवेदना क्या होती है? भावना। किसी को 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे था, अर्थात जो व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाना ही अपना उद्देश्य समझता है, वो इस संवेदनात्मक अर्थात भावों से भरी हुई पिक्चर को कोई क्यों पसंद करेगा? कोई पिक्चर आपको रुला रही है, आपको भावुक कर रही है, आपको मन को छू के जा रही है, वो पिक्चर आपको पैसा नहीं देगी, ऐसी मानसिकता थी लोगों की। तो इसलिए इस पिक्चर में कोई पैसा नहीं लगा रखा था, ठीक है। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज नहीं थी, ठीक है। अब ये जो करुणा, जो भाव है, ठीक है, जो भावुकता है, जो इमोशंस है, इसको तराजू पे तोला नहीं जाता। तराजू पे क्या तोलते हैं आप? सब्जियां तोली जाती हैं तराजू पे, ठीक है, बाटे उसके ऊपर रखे जाते हैं, तब तोल तराजू करके आप सब्जी खरीदते हो, उसकी कीमत देते हो। तो ये पिक्चर तो उस कीमत से बहुत बड़ी थी। या पिक्चर की बात करें या भावनाओं की, दोनों ही एक ही बात है यहाँ पर, कि वो पिक्चर भी और इसके अंदर जो भाव थे, उनको खरीदने बेचने की जड़ में ये थे ही नहीं, और इसलिए जो खरीद बेच वाले खरीदार होते हैं वो इसको समझने में कामयाब, वो इसको समझ नहीं सकते। इसलिए बामुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई, तो जब तीसरी कसम रिलीज हुई, पिक्चर तैयार है, रिलीज हुई, तब क्या हुआ, इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि भाई खरीदार तो मिल गया, पर वो अपना पैसा फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका प्रचार नहीं किया गया। अब बिना प्रचार के आप सोचो कि आज के समय में हम तीसरी कसम का ये पाठ पढ़ रहे हैं, तो जरूर वो प्रसिद्ध तो हुई है ना पिक्चर, बिना प्रचार के प्रसिद्ध हो गई। कोई फाइनेंस नहीं कर रहा था तब भी प्रसिद्ध हो गई। फिल्म कब आई और कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा, ठीक है, अर्थात कब आई और कब चली गई इसका मालूम नहीं पड़ा, परंतु प्रसिद्ध हो गई थी पिक्चर। प्रचार ना करने का कारण भी पैसा था, ठीक है, कि वेस्ट क्यों किया जाए पैसा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी यहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, नावाकिफ अर्थात जिन्हें पता ना हो। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि शैलेंद्र को नहीं पता। 20 साल तक अगर इंडस्ट्री में रहोगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, तो उन्हें सब कुछ पता था, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमीयता नहीं खो सकते थे, ठीक है। अब ये आदमीयता क्या है? ये इंसानियत है, ठीक है।
अब यहाँ पे शैलेंद्र क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में मैं रहा, फिल्म इंडस्ट्री क्या है, एक चकाचौंध से भरी दुनिया है जो पैसे के पीछे भागती है, जो प्रॉफिट को देखती है। पर मैं 20 सालों से इंडस्ट्री में रहने के बावजूद अपनी इंसानियत को कैसे खो दूं। ठीक है। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ठीक है। अब यहाँ पे एक पंक्ति यहाँ पे दी गई है इस गीत की, जो श्री 420 पिक्चर का है। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। अब देखो, गीत लिखा किसी ने, गाया किसी ने। तो अब जब यहाँ पे हमारे संगीतकार जी के पास ये गाना पहुँचता है तो वो कहते हैं कि भाई ये गाना तो फ्लॉप हो जाएगा, ये गाना दर्शकों को सोचने पे मजबूर कर देगा। क्या कि रातें दसों दिशाओं से, अब दिशाएं कितनी होती हैं, 4 ही तो दिशाएं होती है ना हमारे पास, 10 तो नहीं होती। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। अब ये दसों दिशाओं पे जो है आम जनता तो बेचारी सोच में पड़ जाएगा, दर्शक सोच में पड़ी कि 10 दिशाएं कौन सी होती हैं। तो इस पर क्या किया, जो जयकिशन थे, संगीतकार जो थे शंकर जयकिशन, उन्होंने कहा कि भाई इस 10 शब्द को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि दिशा 10 नहीं होती, तो आप इसको हटा दें। अब शैलेंद्र तो इस बात की गहराई को समझते थे, संगीतकार के बस की बात नहीं होगी। चलो अगर मान लिया संगीतकार को पता भी चल गया कि 10 दिशाओं का क्या मतलब है, पर जनता को, दर्शकों को तो नहीं पता ना, सुनने वालों को तो नहीं पता, तो वो क्या करेंगे। पर उन्हीं जनता में से, उन्हीं दर्शकों में से कोई गहरे भावों को समझने वाला होगा तो इस भाव को जरूर समझ लेगा कि 10 दिशाओं का क्या अर्थ है। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच इस गाने को लेकर बहस हुई। तो उसमें क्या होता है, बहस के कारण भी जो शैलेंद्र हैं वो इस बात को समझते हैं, फिर भी शैलेंद्र अपने ऊपर अड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता है जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो उन दिशाओं को जो है उन्होंने बदला नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया, उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं लेकिन 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथेलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। ठीक है। अब क्या है कि दर्शक जो रुचि है उनकी, जो वो देखना चाहते हैं, उसकी आड़ में, मतलब जो वो देखना चाह रहे हैं मैं उन्हें वही दिखाऊं, इसके चक्कर में मैं उथेलपन अर्थात छिचोरापन तो मैं नहीं दिखाऊंगा। भाई मेरे अंदर की जो इंसानियत है, मेरे अंदर की जो मानवीयता है, मेरे अंदर जो समझदारी है, वो इस उथेलपन के पीछे नहीं भागने वाली, क्योंकि केवल दर्शकों को पसंद है। अगर मैं कोई अच्छी बात उनको इस गाने की पंक्ति के अंदर बता रहा हूँ तो मैं क्यों ना बताऊँ। तो ये जवाब उन्होंने दिया। कलाकार का यह कर्तव्य भी है। अब यहाँ पे एक बात कही गई है लेखक के द्वारा। यहाँ पे लेखक कौन है, प्रहलाद अग्रवाल। तो प्रहलाद अग्रवाल क्या कहते हैं कि मेरा यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। क्यों कहा ऐसा लेखक ने कि ये जो है गलत नहीं था, क्योंकि देखिए अब उपभोक्ता है, उपभोक्ता यहाँ पे कौन है, दर्शक है। दर्शक मेरी पिक्चर देखेंगे और मैं उसमें छिचोरापन दिखा दूँ, छिचोरेपन को देख के सब लोग जो है वही छिचोरापन अपना लेंगे। पिक्चरों का बहुत प्रभाव पड़ता है ना जनता पे, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। ठीक है। अब अगर मैं उनको शिक्षा दे दूं पिक्चर के माध्यम से, अगर वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले मेरी इस पिक्चर के माध्यम से, अगर वो भावों को समझने की समझ उनके अंदर दे दे मेरी पिक्चर, तो इसमें क्या गलत है। दर्शक की रुचि है छिचोरापन देखना, पर मैं छिचोरापन नहीं दिखा रहा। मैं उन्हें क्या कर रहा हूँ, मैं उन्हें एक अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे ये कहा गया कि उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार क्या है, संशोधन करने का प्रयत्न करें। अर्थात दर्शक हैं, देखो सब लोग समझदार नहीं होते, पर कुछ बुद्धिजीवी लोग ही समाज का उद्धार कर पाते हैं सबको ज्ञान देकर। तो यहाँ पे वो ज्ञानी महान व्यक्ति कौन है, शैलेंद्र जी हैं। तो शैलेंद्र जी यहाँ पर उनके लिए ही कहा गया कि जो
देखो, एक कलाकार का कर्तव्य है कला को प्रस्तुत करना, ना कि ये कि छिचोरेपन से लोगों को बेरहा कर देना, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है। हमेशा शॉर्टकट और गलत काम ही तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे वो यही कहते हैं कि मेरे को उसके अंदर संशोधन करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, और मेरे इस परिवर्तन से अगर उद्धार होता है तो मैं क्यों ना करूं। तो यही विचार थे कहीं ना कहीं शैलेंद्र के, और उनका यकीन गलत भी नहीं था। तो लेखक बताते हैं यही उनकी बात थी और यही उनका यकीन भी था कि क्यों वो जो है दर्शकों को छिचोरेपन से हटाना चाहते थे। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। अर्थात जितने भी गीत शैलेंद्र के द्वारा लिखे गए वो सारे के सारे सुपरहिट हुए, और ये गाना भी जो है बहुत सुपरहिट हुआ है। आज भी लोग इसको सुनते हैं, मतलब कितने वर्ष हो चुके हैं इस बात को, फिर भी जो है इस गाने को अक्सर लोग सुना करते हैं। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को भी नहीं अपनाया। ठीक है, बहुत प्रसिद्धि मिल चुकी है, लोग पता नहीं 7वें आसमान पे पहुंच के कहां से कहां पहुंच जाते हैं, परंतु यहाँ पे शैलेंद्र थे जो जहां थे वो वहीं रहे, और उन्होंने अपने विचारों में समय के बदलाव के साथ साथ दर्शकों की रुचि के साथ साथ अपने आप को नहीं बदला। जो वे करना चाहते थे वो उन्होंने किया, और जनता ने उन्हें पसंद भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है उनके गीतों के बारे में बताया गया, वो भी सारे के सारे लोकप्रिय हुए, सब प्रसिद्ध हुए। झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। झूठा अभिजात्य क्या होता है? झूठी बुद्धिमानी। ठीक है, और झूठी अभिमानी क्या है? वही खराब चीजों को दिखाना। उनके गीत भाव प्रवण थे, भाव प्रवण अर्थात बहुत ज्यादा भावुक थे। ठीक है, इमोशंस से भरे हुए। दुरूह नहीं। दुरूह क्या होता है? जो कठिनाई से समझ में आए, वैसे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनके गाने को समझने के लिए हमें कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा, हमें परिश्रम से समझ में आएंगे। उनके गाने केवल ऐसे थे जो भावों से भरे हुए थे, जो आपकी आंखों को भिगो सकते थे, आपको सीख दे सकते थे, आपको मोटिवेट कर सकते थे। ठीक है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, अब देखो, मैंने सारी चीज़ों को अपना लिया, मैंने पहनावा इधर उधर का सब कुछ अपना लिया, परंतु मैं दिल से तो रहा क्या? हिंदुस्तानी। तो इस तरीके की गहरी बातें ही भाव हैं। अब यहाँ पे क्या है? हिंदुस्तानी होने का भाव यहाँ पे जागृत किया गया इस गाने में। तो यहाँ पे लेखक यही बताते हैं कि भाई वो जो शैलेंद्र जी हैं वो कठिन गाना नहीं बनाते थे, वो कठिन गीत नहीं लिखते, वो कठिन कविताएं नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं? वो भावों से भरे हुए गीत लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें देशभक्ति का भाव भी इसके अंदर दिखाई दिया। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए। शांत नदी का प्रवाह मतलब इसमें जो है शांति भी है और समुद्र जैसी गहराई भी है। बहुत गहरी बात है कि मैंने सब कुछ तो अपना लिया पर मेरा दिल तो नहीं बदला, मेरा दिल तो रह गया क्या? हिंदुस्तानी ही। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। ठीक है, अर्थात क्या था? उन्होंने जिंदगी में भी यही सब कार्य किया। जो मेरे को सही लगेगा मैं करूंगा और उनको जो सही लगता है वो है भी सही। ठीक है, उन्होंने जो है समय के साथ साथ या पैसे के पीछे भागने के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। यही उनकी जिंदगी में दिखा और यही उनके गीतों में भी दिखा, उनकी फिल्मों से भी यही साबित हुआ। अब वापिस आते हैं तीसरी कसम के ऊपर। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्यिक रचना के साथ 100% न्याय किया। अर्थात साहित्यिक रचना के साथ 100% न्याय। अब ये क्या है? 100% न्याय किया गया है। कैसे? देखो, तीसरी कसम क्या है? सबसे पहले पिक्चर बनने से पहले ये क्या था? ये एक हिंदी का साहित्य था, ये एक साहित्य था, ये एक कहानी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस पिक्चर को फिल्माया गया। फिल्माने के बाद क्या हुआ कि ये पिक्चर जो है चल गई, पसंद आई लोगों को। तो इसलिए कहा गया कि जब भी किसी साहित्य को पर्दे पर उतारा जाता है, ठीक है, तो वो जब पर्दे पर उतार दिया जाता है किसी कहानी को, जैसे आपको आजकल की पिक्चर के बारे में पता होगा, 2 स्टेट्स उपन्यास था चेतन भगत का, उसके ऊपर पिक्चर बनाई गई। ऐसी बहुत सारी ही किताबें हैं जिनके ऊपर जो है पिक्चर बनाई जाती हैं। तो अगर वो पिक्चर हिट हो जाती है तो समझ में आता है कि भाई हमारा साहित्य भी तो हिट हो गया। तो यही बात कही गई है यहाँ पे तीसरी कसम के लिए कि तीसरी कसम को जब
जो है फिल्म में बनाया गया, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो साहित्यिक रचना थी वो भी 100% उसको भी न्याय मिल गया, अर्थात उसकी भी प्रसिद्धि हो गई, वो भी जो है नाम पा सकी। शैलेंद्र ने राजकुमार जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। अब यहाँ पे हीरामन कौन है? हीरामन मेरी तीसरी कसम कहानी का एक पात्र है, जिसका अभिनय किसने किया था? राज कपूर ने। ठीक है, तो हीरामन कौन है? राज कपूर है, तीसरी कसम के हीरो। तो यहाँ पर राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका। ठीक है, अर्थात एक कैरेक्टर है। अक्सर आजकल के एक्टर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि भाई मेरे को ये कैरेक्टर दिया गया है पर मैं अपने तरीके से अपने स्टाइल से करूँगा। इसमें क्या होता है, कहानी में कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है। लेखक ने जिस तरीके से उस कहानी को लिखा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है जब उसको फिल्माया जाता है। अगर एक्टर भी अपने चलाने लगेगा कहानी में तो फिर लेखक की क्या ज़रूरत है? उसका असली भाव तो लेखक ही समझता है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो हमारा सुपरस्टार है राज कपूर, वो जब हीरामन बना तो राज कपूर कहीं खो गया। ठीक है, और जो हीरामन था वो ही चमक कर सामने आया। और छींट से सस्ती साड़ी में, छींट की सस्ती साड़ी लिपटी हीराबाई। अब यहाँ पे हीराबाई कौन है? वहीदा रहमान। हीराबाई यहाँ पर जो है पात्र रही हैं, नायिका रही हैं इस पिक्चर की, तीसरी कसम की। तो हीरो हमारे राज कपूर थे और हीरोइन थी हमारी वहीदा रहमान। हीरो का नाम हो गया हीरामन और हीरोइन का नाम हो गया हीराबाई। ठीक है, तो ये भी बड़ी सस्ती सी साड़ी में थी इस पिक्चर के अंदर, क्योंकि पिक्चर क्या है, गांव का सा दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, बिल्कुल ही गरीब दिखाए गए हैं, तो उन्होंने जो है बहुत सस्ती सी साड़ी पहनी हुई थी। प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया, अर्थात देखो कि हीरामन एक पात्र था, मूर्ख पात्र यहाँ पे बताया गया है उसको। ठीक है, और जो वहीदा रहमान है, जो हीराबाई है, वो भी बहुत सस्ती सी साड़ी में थी। मतलब इन सारी चीज़ों को तो हम ध्यान से हटा ही दे, इन्होंने जो है प्रसिद्ध की ऊंचाइयाँ, मतलब जो पहले स्टार थे 7वें आसमान से वो पता नहीं अब कौन से आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुँच चुके इस पिक्चर को करके, जिसमें कि इस पिक्चर के अंदर ज़्यादातर भावनात्मक भावों को स्थान दिया गया। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन। ठीक है, अब कजरी नदी पिक्चर का एक दृश्य यहाँ पे बताया गया है। लेखक बताते हैं कि उकड़ू बैठा मतलब जो है थोड़ा सा सुकड़ के उकड़ा हुआ सा बैठा हुआ हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है। अब गीत गा रहा है वो और गाते हुए क्या हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप? ठीक है, वो उससे एक प्रश्न करता है। अब क्या हुआ, कहानी का एक छोटा सा दृश्य यहाँ पे उदाहरण के रूप में लेखक ने दिया है ताकि भाव को यहाँ पे अच्छे से व्यक्त किया जा सके। किसका भाव व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पे? देखो सारी बात घूम फिर के कहाँ आएगी, एक तो मेरे शैलेंद्र पे जो हमारे लेखक हैं, दूसरा हीरामन और तीसरा हीराबाई। ये लोग कौन है? हीरो हीरोइन है ना, ये तो स्टार थे पहले से ही। अगर मैं कहूँ राजकुमार है, स्टार है, वहीदा रहमान है, वो भी स्टार है। ठीक है, इन दोनों से शैलेंद्र ने इन दोनों से वहीदा रहमान और राज कपूर को तो खो दिया और क्या बना दिया इनको, हीरामन और हीराबाई। अब इसके साथ यहाँ पे भाव को यहाँ पे इस आखिरी पंक्ति में व्यक्त किया गया है। वो भाव क्या है कि देखो कहानी एक दृश्य दिखाया गया, हीरामन जो है गाना गा रहा है, गाने में वो लड़की से पूछ लेता है कि मन समझती है ना आप? तब अब जब आपसे कोई प्रश्न करेगा आप कैसे जवाब दोगे? आप उसका जुबानी ही उत्तर दोगे। ठीक है, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती। ठीक है, अब यही तो प्लस पॉइंट है यहाँ का, किसका? शैलेंद्र का। शैलेंद्र का क्या काम था? भावों को व्यक्त कर दूंगा बिना बोले भी, और यही उन्होंने यहाँ साबित कर दिया। कितने ही प्यार से जो है हीरामन ने पूछा था हीराबाई से कि मन समझती है ना आप? अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तुम मेरे मन को समझ रही हो? यही तो प्रश्न कर रहे हैं। और हीराबाई ने बिना ही शब्दों का प्रयोग किए आंखों से ही बोल पड़ी। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात यही है भावों का खेल। भाव जब कहीं आ जाते हैं ना
तो क्या होता है, भावों को आप शब्दों में कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त कर सकते हो पर शब्द कम पड़ जाएंगे आपको, भावों को अगर आप व्यक्त करने बैठो तो, ठीक है। जैसे कभी कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो आप उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप बोलोगे, बोलते बोलते रुक जाओगे, आप लिखोगे, आप लिखते लिखते रुक जाओगे, सोचोगे, समझोगे, बहुत सारी चीजें होंगी, पर आप व्यक्त नहीं कर सकते। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो एक भाव है। तो यहाँ पे वही चीज है जो ये भाव यहाँ पे भी दिखाया गया कि जब हीरामन ने हीराबाई से पूछा कि तुम मेरे मन को समझती हो, तो उसने आंखों के इशारे में ही आंखों में उसको बता दिया कि हाँ मैं समझती हूँ। ठीक है, तो यही है कि दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, उस बात को बिल्कुल ही सिद्ध नहीं कर सकते जो यहाँ पर शैलेंद्र ने के द्वारा किया गया है। मतलब भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता कैसे भी करके शब्दों में। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से सूक्ष्मताओं अर्थात बारीकी से संपादित अर्थात कंपन। ठीक है, कभी कोई चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती है तो एक होता है ना रोंगटे से खड़े हो जाना, एक कंपन सा शरीर में रह जाना, वो वैसी स्थिति हो जाती है। तीसरी कसम, तो तीसरी कसम पिक्चर क्या है, वो यही है जो कि भाषा की जिसको आवश्यकता नहीं हुई, अर्थात जिसको शब्दों की आवश्यकता नहीं है समझने के लिए, हम भावों से ही समझ गए भावों को। और यही बारीकी सी जो है इस तीसरी कसम में देखने को मिली। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गिड़वान चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। ठीक है, अर्थात जो है वो इसके अंदर टांगा वगैरह चलाया करते हैं, तो वो चलत मुसाफिर, समझ में आ रहा है आपको, चल मुसाफिर। तो ये गाना जो है गाता हुआ जो है कौन दिखाया गया है इसमें, हीरामन। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम। ठीक है, अर्थात क्या है, यहाँ पे एक दृश्य में दिखाया गया है पिक्चर में कि एक टप्पर गाड़ी में हीराबाई जा रही होती है। हीराबाई को जाते हुए देखकर क्या हो रहा है कि पीछे जो है दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, अर्थात बहुत एक बच्चों की बहुत बड़ी सी भीड़ जो है हीराबाई का पीछा करते हुए और गाते गुनगुनाते हुए वो जो बच्चे उसका पीछा करते हैं, लाली लाली डोलियों में लाली रे दुल्हनिया। ठीक है, अर्थात बच्चे जो है उसको जो है गाना गाते हुए बोल रहे हैं। एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान। ये हीरामन के लिए कहा गया है कि एक नौटंकी की बाई, नौटंकी समझते हो जो नाटक वगैरह करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, एक चीज है कि पुराने समय में पिक्चरों में, इस पिक्चर से भी और बहुत पुरानी, जब शुरुआती दौर था पिक्चरों का, तो जो लड़कियां होती थी, एक अच्छे घर की लड़कियां क्या हैं, पिक्चरों में नहीं जाया करती थी। ठीक है, उनको इजाजत नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी। तो अगर औरतें पर्दे में रहेंगी तो पिक्चरों में कैसे जाएंगी? हम तो नहीं जाते ना, हम तो अच्छे नामी घर वाले हैं, हम खानदानी हैं। हमारी बहू या बेटियां अगर जो हैं पिक्चरों में जाएंगी तो फिर क्या होगा, हमारी बदनामी होगी। सबसे पहला तो ये पॉइंट। सीधी सी बात एक ये भी है कि हम नहीं चाहते कि पिक्चर में जो है उन औरतों को दिखाया जाए और सब लोग जो है उनको देखें। अब पुराने समय में नौटंकियां हुआ करती थी गांव में, तो क्या होता है उसके अंदर छेड़खानी होती है, बहुत सारे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है और खुला एक हंसी मजाक चलता है। ठीक है, जो सही तो नहीं है समाज के लिए, परंतु ऐसा होता था। पिक्चरों में भी यही सारी चीजें कई जगह दिखाई जाती हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग दिखाए जाते हैं, ठीक है, कुछ अश्लील कपड़ों को पहनाकर जो है स्त्रियों को दिखाया जाता है। तो ये सारे दृश्य दिखाए जाते हैं। अब ऐसे कोई अच्छे घर की औरतें तो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या होता था उस समय कि सबसे पहले तो जो है यहाँ पर इन कामों के लिए, मतलब पिक्चरों में पहले जो है वेश्याओं को रखा जाता था, ताकि जो है घर की औरतें तो करने से ही रही ये काम, तो उन्हीं को रखा जाया था सारे रीजनों से। और वो भी नहीं होती थी तो उससे पहले क्या होता था, लड़कों को ही लड़की की पोशाक बना के लड़की का कार्य कराया जाता था। तो जो अभिनेत्री बनती थी वो एक लड़का ही होता था, पर लड़की की पोशाक में। ऐसी नौटंकियां तो आपने आज भी देखी होगी, नहीं देखी तो यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो बड़े आराम से कि गाँव में अभी भी नौटंकियां होती हैं। ठीक है, उन लोगों की ना लोग इज्जत नहीं करते हैं। जो औरतें इस तरीके का काम करती है, नौटंकियों में काम करती है, अभिनेत्री बनती हैं, उन लोगों की लोग ना अक्सर इज्जत नहीं करते। परंतु जब ये कपूर जी का जब टाइम आ चुका है, तब तक जो है किस्सा बदल चुका था
यहाँ भी अच्छे घर की अच्छी औरतें आया करती थी, काम किया करती थी, नाम कमाया करती और बहुत इज्जत पाया करती थी समाज में, परंतु पहले ऐसा नहीं था। तो ये पिक्चर जो है और भी पुराने समय की से दिखाई गई है, गाँव की से दिखाई गई है। तो जो नौटंकी करने वाली जो स्त्री होती है उसको ऐसे मान सम्मान तो नहीं मिलता, पर जहाँ प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, जहाँ पे भावुकता उत्पन्न हो जाती है, इनसे प्रेम की नहीं, भावुकता, दया की भाव, ठीक है, कहीं से आपका जो कनेक्शन भावों से अगर जुड़ जाता है तो क्या होता है कि आप उसमें अपनापन अपने आप खोज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही जो है लेखक ने बताया, एक नौटंकी की बाई, अपनापन खोज लेने वाला, एक नौटंकी करने वाली जो बाई है उसमें अपनापन खोज लिया। किसने? गाड़ीवान ने। गाड़ीवान कौन है यहाँ पे? हीरामन। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कहे कहे, कहे कहे, ठीक है, अर्थात अभावों की जिंदगी जिसके अंदर अभाव है, काफी चीजों की कमी है, वहां पर क्या है इन्होंने, मतलब देखो एक गरीब आदमी है, उसको कहीं पे भी सुख मिलेगा वो ले लेगा, ठीक है ना, थोड़ी सी सुख सुविधा चाहिए। अब यहाँ पे हीरामन क्या है, उसको थोड़ा सा सुख, अगर उसे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हीराबाई के साथ, तो वो वहां से अपना सुख प्राप्त कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तो वो कर रहा है, मतलब मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, मैं बहुत कुछ नहीं पा सकती, पर जो छोटी सी खुशी अगर मुझे मिल रही है तो फिर मैं वो प्राप्त कर लूँ। तो यही है, अभावों से भरी जिंदगी तो है, परंतु वो सुनहरा सा जो है पल वो साथ है। ठीक है, हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव, लोक तत्व का अभाव। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई कि ये हमारी जो हिंदी पिक्चर है, जो इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पिक्चरें बनाती है, बहुत नामी पिक्चरें बनाती है, परंतु लोक तत्व की उसमें कमी होती है। लोक तत्व क्या है? हमारे लोक कल्याण की बातें, समाज की समस्याओं को सामने नहीं लाती। मतलब पुरानी पिक्चरों में अक्सर ऐसा होता था कि समाज की समस्या सामने आती ही नहीं थी। ठीक है, तो यही बात है जो शैलेंद्र को खाती थी। वे जिंदगी से दूर होते हैं, यही त्रासद स्थिति का चित्रांकन होता है, तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। ठीक है, अब इसी भाव को, मतलब ये शैलेंद्र के लिए नहीं है, यदि त्रासद स्थिति का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। ठीक है, अर्थात क्या है, लेखक का सीधा कहने का ये उद्देश्य है कि भाई सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको पिक्चरों में नहीं उतारा जाता, जबकि क्या है कि उन्हें उतारा जाना चाहिए, उनका ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए। अर्थात अगर हमें कोई ऐसी स्थिति दिखती है, कोई समस्या अगर हमें दिखती है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक निर्माता के कारण, एक निर्माता होने के कारण आपका उद्देश्य बनता है कि आप इस तरीके की चीज़ों को, समाज की समस्याओं को रखें और उनका निवारण भी दें। ठीक है, दुख का ऐसा विभत्स, दुख का ऐसा विभत्स अर्थात बहुत दारुण, मतलब बहुत ज़्यादा दुख वाला रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। ठीक है, और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन साशेप प्रस्तुत करती है। अब क्या है कि हम दुख दर्द को ज़्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है, परंतु दुख को दिखा के उसका, दुख हमें दिखाया गया है कि समाज की ये समस्या है। मान लो, मैं अभी पिक्चर की बात नहीं करी, वैसे ही आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ कि मान लो समाज की कोई समस्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है हम उस समस्या से, तो हम क्या करें, हमें कुछ नहीं पता ना इस बारे में, तो पिक्चरों का क्या उद्देश्य हो गया कि भाई उस समस्या को लाओ और कुछ बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा उसका निवारण भी दिखा दिया गया। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब इस पिक्चर के ऊपर क्या यहाँ पे बताया गया कि भाई कि ये जो पिक्चर रही वो क्या रही, दर्शकों को भावनात्मक शोषण किया। शोषण शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया क्योंकि क्या है कि भाई आप पिक्चर देखने जाते हो, कोई हादसा हो गया, कोई घटना हो गई इस पिक्चर में, तो आप क्या होगे, आप भी भावुक हो जाओगे। तो ये इस तरीके का भावनात्मक शोषण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब ये भावनात्मक शोषण क्या है, पिक्चर में हुआ है ना, सच में तो नहीं हुआ, तो सच में पर लोगों का क्या हो रहा है, लोग तो सच में रो रहे हैं। ठीक है, पर तीसरी कसम में भी ऐसा था, परंतु इसकी खास बात क्या थी कि जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है, कि ये कहानी जो है जीवन का सत्य जो है वो बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। क्या है कि दुख भी है, सहज स्थिति भी बिल्कुल सही दिखाई गई है, परंतु साथ ही साथ क्या है, वो उसे प्रस्तुत जिस तरीके से किया गया है वो आपको कहीं ना कहीं ज्ञान दे रही है। ठीक है, अर्थात भावनात्मक ज्ञान। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने है, मैंने शब्द का प्रयोग
प्रहलाद अग्रवाल के लिए कहा गया है। कवि नहीं, वो शैलेंद्र को कवि मानते हैं। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे, अर्थात उनको पैसे से कोई मतलब नहीं था। धन लिप्सी व्यक्ति अर्थात लालची व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वे क्या बताते हैं कि भाई उनको जो है इन चीज़ों से कोई भी लालच नहीं था, कोई भी उनको इनका कोई स्वार्थ नहीं था। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी उनके गीतों में भी थी, अर्थात जो वो रियलिटी में थे वही वो चीज़ जो है बिल्कुल यथार्थवादिता ही वो क्या दिखाते थे, अपने गीतों में भी वो दर्शा देते थे। उनके गीत में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था, और यह प्रक्रिया भी मौजूद थी कि जिसके तहत आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 3 बातें बताई गई हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि उनके गीत भावुक तो होते थे। अब भावनात्मक शब्द आप पूरे चैप्टर के लिए लिख लो कि भावों से भरा हुआ है पूरा का पूरा पिक्चर, पूरी की पूरी सारी की सारी बातें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लेखक ने, अग्रवाल जी ने बताया है, प्रहलाद अग्रवाल ने, कि क्या कि शैलेंद्र के गीतों में क्या होता था, करुणा है पहले तो, ठीक है। उसके बाद दया आ रही है हमें, करुणा का अर्थ हो गया दया। अब उस दया भाव हमें क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं किसी परेशानी में हूँ और मैं उसको जूझ रहा हूँ, उनका जूझन भी उनको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि इस समस्या, एक तो मैंने समस्या दे दी कि भाई दया आ जाए आपको, एक ऐसी समस्या, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से वो इंसान कैसे झेल रहा है उस प्रॉब्लम को, और साथ ही साथ इसी गाने के अंदर उन्होंने क्या किया, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। तो ये तीनों ही चीज़ें उनके पिक्चर में भी है और उनके गीतों में भी है। उनके सारे के सारे गीत ऐसे ही हैं। तो ये बात जो है लेखक बताते हैं कि उनके गीतों में ये खास बात होती थी, और वो समाज के फिल्मी दुनिया के बदल जाने से उन्होंने खुद को नहीं बदला, क्योंकि वो लालची नहीं थे, क्योंकि वो एक मनुष्यता से भरे हुए आदमी थे जो उद्धार की बातें करते हैं। और मैं कहूँ उद्धार की बातें तो छोड़ो, वो इंसान ही सही है जो ये बातें जो है, जो दुनिया के बारे में ना सोचकर वो ये बात सोच रहा है कि दुनिया का उद्धार कैसे किया जा सके। तो एक ना एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि मैंने आपकी दया भी दिखा दी कि आप ये कर रहे हो, दूसरा मैंने आपको क्या किया कि आप जूझ कैसे रहे हो। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता दूसरा समस्या में है, वो बोल रहा है, पर जब तक आप उसकी रियलिटी को नहीं देखोगे आपको क्या पता कि वो किस चीज़ से जूझ रहा है। तो यहाँ पे शैलेंद्र जो है अपने गीतों के माध्यम से उसका वो जूझन भी दिखाते हैं कि वो कितनी परेशानियों को जूझ रहा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया और फिर उसको उसकी मंजिल तक भी पहुँचा दिया। तो एक तरीके से उसको मोटिवेट भी कर दिया, जनता को मोटिवेट भी कर दिया। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, ठीक है। जो दुख है वो आदमी को पराजित नहीं करता है, पराजित अर्थात वो उसको हार नहीं देते हैं, उसे आगे बढ़ाने का संदेश देती है, ठीक है। अर्थात उनका ये जो नज़रिया है वो एक अलग है। मतलब क्या होता है, मेरे को दुख जो है, मेरे अंदर बहुत दुख है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, ये सबसे बड़ा दुख है सबका। मेरे को ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा। पर यहाँ पे शैलेंद्र जी का क्या कहना है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि व्यथा आदमी को पराजित करती है। व्यथा के कारण, दुख के कारण आदमी हारता नहीं है, जबकि दुख के कारण ही, दुख सहने के बाद ही वो जो है आगे बढ़ जाता है। जब आप दुखों को सहोगे तभी तो आपके अंदर दुखों को सहने की और आगे बढ़ने का लालच बढ़ेगा आपके अंदर। तो यही बात वो कहते हैं। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया, अर्थात जितना ज़्यादा भावुकपन को वो दिखा सकते थे, भावुकता को दिखा सकते, वो सब कुछ इन्होंने जो है तीसरी कसम में दिखा दिया। तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया, अद्वितीय अर्थात अनोखा बन गया, जो शैलेंद्र ने गीत लिखा था और मुकेश ने उसको गाया था। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई, बाचे भागना बाचे कोई, ठीक है। अर्थात ये गाना है जो मुकेश के द्वारा गाया गया था, जो लिखा था शैलेंद्र ने, और इसके अंदर जो है एक तरीके का विरह भाव दिखाया गया है। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। देखो आजकल जैसे आप सुनते ही होंगे कि जो हमारे अभिनेता हैं वो एक ही तरीके की पिक्चर नहीं करना चाहते, उनको अलग अलग पिक्चरें करनी है, उनको अलग अलग करेक्टर्स को प्ले करना है।
तो यहाँ पे यही चीज एक राजकुमार के लिए बताई गई कि राजकुमार को तीसरी कसम से पहले क्या कहा जाता था, समीक्षक। बड़े ही अच्छे से बात को जो है रख देते हैं, कला मर्मज्ञ। कला उनके अंदर जो है क्या है, बहुत अच्छे से कूट कूट कर भरी हुई है। कौन सी कला, अभिनय करने की, ठीक है, जो हीरो हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं वो करने की। आंखों से ही बात कर जाते हैं, ठीक है। हालांकि आज के समय में हम किसको मानते हैं इतना अच्छा आंखों से बात करने वाला, शाहरुख खान को, ठीक है। पिक्चरों में शाहरुख खान की आंखें जो हैं आंखों ही आंखों में वो बात कर जाते हैं। तो ऐसा ही राज कपूर को समझा जाता था। अब इस पिक्चर के बाद क्या हुआ कि उनके अंदर और कौन सी चीजें देखी गई, मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हुए वे दिखे, ठीक है। इतनी मासूमियत उनके अंदर दिखाई गई, क्योंकि मूर्खता था, गवारपन उनको दिखाया गया था, तो मासूम तो उनको दिख नहीं था। तो इतना अच्छा उन्होंने करेक्टर प्ले किया। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतना जागते रहो में भी नहीं, ठीक है। जागते रहो भी एक पिक्चर थी, ऐसा ही उसके अंदर भी करेक्टर रहा है। परंतु लेखक यहाँ पे अग्रवाल जी क्या बताते हैं कि भाई तीसरी कसम में जैसा अभिनय राजकुमार ने किया वैसा जागते रहो में भी नहीं किया, जबकि जागते रहो भी एक प्रसिद्ध पिक्चर बनी थी। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहाया गया, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अभिनय नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाएक हो गया। अर्थात यहाँ पर ये क्या बात कही गई है कि भाई देखो, एक राज कपूर है, करेक्टर की कभी तारीफ नहीं होती, हीरो की हमेशा तारीफ होती है, ठीक है। और करेक्टर कौन बना है, राज कपूर। और राज कपूर की तारीफ तो हर पिक्चर में हो गई, पर हीरामन किसी करेक्टर की तारीफ नहीं होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि राज कपूर ने अपने आप को, राज कपूर पन को तो छोड़ दिया और वो कहाँ बन गए, वो हीरामन ही बन गए थे खुद उस पिक्चर के अंदर। मतलब इतना ज्यादा रम गए थे अपने करेक्टर के अंदर कि वो बिल्कुल ही हीरामन के रूप में ही निकलकर सामने आए। वो राज कपूर नहीं लग रहे थे, वो केवल हीरामन ही लग रहे थे। ऐसे ही कई बार कुछ कैरेक्टर्स जो कुछ अभिनेता जो हैं वो इतने ज़्यादा अपने कैरेक्टर में रम जाते हैं, ठीक है। अभी ही एक पिक्चर आई थी, नाम शायद मुझे याद नहीं है, रणबीर सिंह ने खिलजी का कैरेक्टर किया था, ठीक है। अब खिलजी में जितना रौद्र रूप वो दिखा सकते थे उन्होंने दिखाया। उसके बाद वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे वो कैरेक्टर असर कर चुका था, तो उनको काउंसलिंग भी की गई, काफ़ी काउंसलिंग उनकी हुई। उसके बाद वो जो है अपने मस्तिष्क को शांत कर पाए, ठीक है। तो यही चीज़ था कि वो करेक्टर में इतने ज़्यादा घुस गए कि उनके दिमाग पे वो करेक्टर हावी हो गया। ऐसा ही कुछ जो है राज कपूर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ मानसिक कुछ परेशानी हो गई थी उनको, ठीक है, कोई पागल वागल कोई नहीं हुआ था। पर ये कहने का एक तरीका है कि भाई करेक्टर के अंदर कई बार लोग इतना रम जाते हैं कि हम उन्हें सोच ही नहीं पाते कि वो एक अलग इंसान भी हैं। जैसे राम और सीता की रामायण, जो पुरानी रामायण है, जो अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी, अगर राम और सीता को जो है हमने सच में उनको देवी देवता ही मान लिया था, क्योंकि वो उस देवी देवता का रोल प्ले कर रहे थे, तो हम सबके लिए क्या हो गए, वो ही देवी देवता हो गए, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हमने उनका असली जीवन से तो हम उन्हें पहचानते नहीं, हम उनको उनके करेक्टर से ही पहचानते हैं। तो ऐसे ही राज कपूर ने भी इतना अच्छा अभिनय यहाँ पे किया था कि वो सच में हीरामन ही बन चुके थे। खालिस देहाती भुज, गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, ठीक है। अब यहाँ पे सच्चा, देहाती बिल्कुल गवार, भुज गवार, गाड़ीवान, ठीक है, अर्थात गाड़ी वाला। क्या है, वो सिर्फ दिल की जुबान समझता था, वो सिर्फ जुबान नहीं समझता था कि कोई चिल्ला रहा है, कोई गुस्सा करे, कुछ नहीं। ये चीज़ें तो हम जैसे लोग समझ सकते हैं, पर जो दिल का साफ होगा ना, वो क्या करेगा, वो सिर्फ दिल की जुबान ही समझेगा, ठीक है। तो दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी और दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं। अब यहाँ पे ये हीरामन के लिए कहा गया है कि हीरामन एक ऐसा कैरेक्टर था जो बिल्कुल गवार और सच्चा व्यक्ति दिखाया गया, और ये सिर्फ दिल की बात समझता था, और इसके दिल में भी क्या था, केवल मोहब्बत थी। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है, ठीक है। अब ये सिर्फ तीसरी कसम के करेक्टर की बात की गई है यहाँ पे, कि तीसरी कसम में जो राज कपूर ने करेक्टर निभाया था उसके लिए बहुत बड़ी बात की गई है कि जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे, उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, ठीक है। अर्थात एशिया के सबसे बड़े शोमैन, ये भाई शो चल रहा है तो किसका, राज कपूर का, वही एक सुपरस्टार, एक सितारा बन के चमक कर सामने आ रहे थे,
जब ये तीसरी कसम की बात है, उससे पहले वो पहले से ही हिट थे, इसके बाद वो और ज़्यादा हो गए। उनके करेक्टर, उनकी एक्टिंग की बातें क्या हो चुकी थी, किवदंती, अर्थात लोगों की ज़ुबान पर थी उनकी सारी की सारी बातें। जैसे आजकल हम शाहरुख खान की बात कर लेंगे, रणबीर सिंह की बात कर लेंगे, आप हीरोइन की बात कर लो, कैटरीना कैफ की बात कर लो, आपको पता है कि कौन क्या है, कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ पता है। उनके कैरेक्टर्स के बारे में आप लोग बातचीत करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया कि राज कपूर के बारे में भी सब कुछ जो है पूरे के पूरे एशिया में वे छा चुके थे, ठीक है। और क्या हुआ था, लोग जुबानें उनके कैरेक्टर की, उनकी एक्टिंग की जो है तारीफ़ें किया करते थे। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया था। अर्थात यही वो सितारा जो एशिया में चमक रहा था, वो सितारा केवल हीरामन भी बन गया। एक कैसा आदमी, एक देहाती आदमी, गंवार आदमी, सच्चा और दिल का साफ आदमी, जो मोहब्बत की भाषा समझता है, मतलब एक इतना बड़ा स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि एक तरफ तो राजकुमार है असली का, जो सितारा बन चुका है, एक तरफ है हीरामन, ठीक है। पर क्या हुआ कि एक इतना बड़ा स्टार जो है हीरामन बन के दिखा दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि बिल्कुल ही ऐसा लगा कि हीरामन की आत्मा में उतर गए हैं राज कपूर। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन ही ढल गया। अर्थात ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये जो है एक करेक्टर प्ले किया जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि राज कपूर ही हीरामन है। हीराबाई फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ, ठीक है। अर्थात जो हीराबाई है यहाँ पे, जो इस पिक्चर की हीरोइन दिखाई गई है वहीदा रहमान, उनके बारे में बताया गया है। मतलब कहानी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हीराबाई की फेनू गिलासी क्या है, उनकी जो चमक थी, ठीक है, बोली पर रिश्ता हुआ। अब जो चमक आभा होती है, मतलब एक होती है ना खिलखिलाती हुई सी एक लड़की है, ठीक है, वो कुछ बोल रही है और जो उसे पसंद करता है वो अपने आप ही खुश हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि हीराबाई की बोली पर रीझता हुआ वो बहुत खुश हो रहे हैं, मज़ा आ गया उसकी आवाज़ सुन के, ठीक है। ऐसा कुछ उसकी मनवा नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर, ठीक है। अब उसकी मन को भाने वाली नौटंकी वाली जो नाटक किया करती थी, ठीक है, तो जैसी भोली सी सूरत पर जो है क्या है, हीरामन जो है वो न्यौछावर सा जा रहा है। होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ हीरामन बन गया, ठीक है। अर्थात क्या हुआ, देखो भाई, हमारा जो हीरामन है वो तो थोड़ी देर का हीरामन है ना, पर यहाँ पर क्या होता है, पिक्चर के अंदर हीराबाई जो है वो थोड़ा सा उसकी उपेक्षा कर देती है, मतलब हीरो को थोड़ा सा तिरस्कार कर देती है। तो क्या होता है कि वो अपने अस्तित्व में, मतलब अपने करेक्टर में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि वो ऐसा लगता है कि वो जूझ रहा है उस समस्या से। किस समस्या से, कि भाई मेरे को हीरोइन ने जो है इग्नोर कर दिया। इस बात से वो जो है करेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा, मतलब वो क्या है, बोल कुछ नहीं रहा, बस अपने भावों से ही वो बिना कुछ कहे अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या आंखों के थ्रू ही वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे को मेरी हीरोइन ने जो है इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई गई है, मतलब अस्तित्व से जूझता हुआ एक हमारा जो स्टार है, जो राज कपूर है, वो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अपने अस्तित्व से जूझता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी हीरोइन ने उसको इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे जो वो जूझ रहा है तो वो राज कपूर नहीं है, वो केवल हीरामन है, क्योंकि हीरामन जो है राज कपूर की आत्मा में बस चुका है। ये सिर्फ कहने का भाव है, सच में मत समझ बैठना कि हीरामन की आत्मा निकल के राज कपूर के अंदर घुस गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये बताने का तरीका है कि राज कपूर जो है इतना अच्छा करेक्टर हीरामन का निभाया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सच्ची के राज कपूर है, क्योंकि पहले की जो उनकी पिक्चर थी उनमें उनका करेक्टर कुछ अलग ही था। तीसरी कसम पदकथा अर्थात पिक्चर मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह से उतर गई। अर्थात जो भी चीज़ें, मतलब एक लेखक होता है ना, अक्सर यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, किस चीज़ को लेकर होती है कि भाई डायरेक्टर कुछ कहेगा, डायरेक्टर का मतलब केवल प्रॉफिट है, लेखक उसमें कुछ चीज़ लाना चाहता है कि मैंने भाई कहानी लिख के दे दिया, मेरी कहानी में परिवर्तन ना करो। और फिर आता है हीरो और हीरोइन, वो प्रसिद्ध हैं, वो अपना चाहते हैं, वो अपना स्टाइल अपनाना चाहते हैं। तो इन सब में क्या होता है कि लेखक कहीं ना कहीं अपनी कहानी को खो बैठता है। एक दृश्य भी अगर चेंज हो जाएगा ना, मतलब एक दृश्य भी अगर उन्होंने प्रॉफिट को देखकर या कुछ भी कंट्रोवर्सी को देख के अगर उन्होंने बदला, कोई भी रीज़न हो सकता है उसको बदलने का,
कोई भी बदलवा सकता है, चाहे डायरेक्टर ने बदलवाया हो या अभिनेता अभिनेत्री ने बदलवाया हो, ठीक है, किसी ने बदलवाया हो, तो उससे क्या होता है, लेखक का और उन लोगों के बीच में क्या होता है, मनमुटाव चल जाता है। और चाहे पिक्चर जितनी ही सुपरहिट हो जाए, पर जो लेखक का मन होता है ना, वो कुलमुलाता रह जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि छोटी से छोटी बारीकी जो उस साहित्य में थी, उन सबको पूरी तरह से पिक्चर के अंदर बहुत अच्छे से उतार दिया गया। तो केवल ये जो थी आत्मीय संतुष्टि, मैं कह सकती हूँ कि शैलेंद्र को इस पिक्चर से मिल चुकी होगी।